हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द करंट अफेयर सीरीज ऑफ ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी। आज इस सीरीज में हम कवर करेंगे 4th से लेकर 10th ऑफ सितंबर तक के सारे करंट अफेयर्स। पहले इंपॉर्टेंस ऑफ द डे देखेंगे। लास्ट क्लास में कोई क्वेश्चन नहीं पूछे थे तो हम सीधे इंपॉर्टेंस ऑफ द डे देखेंगे। अब 30 अगस्त को हमने मिस कर दिया था, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे। इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं। इसमें स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी पूरी इकोनॉमी में वो बताते हैं और उसको सेलिब्रेट करते हैं, या स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को थोड़ा और बूस्ट मिल सके उसके टूवर्ड्स हम स्टेप्स लेते हैं। ठीक है। 5th राष्ट्रीय पोषण माह जो है या राष्ट्रीय पोषण मंथ जो है वो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस साल 1st से लेके 30th सितंबर। मतलब पूरा सितंबर जो है वो आपका 5th राष्ट्रीय पोषण मंथ रहेगा। ठीक है। इसमें जो भी न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंस बढ़ाना या न्यूट्रिशन वैल्यूज़ को बढ़ाना इसका मेन पर्पज़ रहता है। किस किस में ये न्यूट्रिशन वैल्यूज़ को बढ़ाते हैं? जो 6 साल से नीचे के बच्चे होते हैं उनको, और जो प्रेग्नेंट वेमेन होती हैं वो, या जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं उनको, जो ब्रेस्ट फीड करती हैं अपनी बेबीज़ को, उनके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को थोड़ी और बढ़ाने के लिए इस वाले मंथ को हम ऑब्जर्व करते हैं। तो इस बार ये मंथ हम सितंबर में ऑब्जर्व करेंगे 1st से लेकर 30th सितंबर तक। नेक्स्ट हमारे पास है 5th सितंबर को हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी ऑब्जर्व करते हैं। ये हम डेथ एनिवर्सरी ऑफ मदर टेरेसा के दिन, मतलब 5 सितंबर को उनकी डेथ एनिवर्सरी थी मदर टेरेसा की, तो उसी दिन हम इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, चैरिटी की इंपॉर्टेंस के लिए। नेक्स्ट है 5 सितंबर, आप सभी को पता है नेशनल टीचर्स डे हम इस दिन सेलिब्रेट करते हैं बर्थ एनिवर्सरी ऑफ एस राधा कृष्णन के लिए। अब एस राधा कृष्णन जो हैं वो इंडिया के 2nd प्रेजिडेंट और 1st वाइस प्रेजिडेंट थे। 2nd प्रेजिडेंट और 1st वाइस प्रेजिडेंट भी रहे हैं एस राधा कृष्णन इंडिया के। ठीक है। 7 सितंबर को देखते हैं क्या होता है। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज मतलब कि क्लीन एयर की इंपॉर्टेंस। ठीक है, एयर पोल्यूशन को कम करना, क्लीन एयर की क्या इंपॉर्टेंस होती है। क्लीन एयर होगी तभी ब्लू स्काई होगा, अदरवाइज पोल्यूशन वगैरह की वजह से स्काई का भी कलर डेजी सा हो जाता है ना, तो हेजी सा कलर हो जाता है स्काई का। तो उसी के लिए इस डे को हम ऑब्जर्व करते हैं। इस साल की इसकी थीम क्या है? द एयर वी शेयर। ठीक है, द एयर वी शेयर इस बार की थीम है। नेक्स्ट और लास्ट इंपॉर्टेंट डे आपका आज का है 8 सितंबर को हम लोग इंटरनेशनल लिटरेसी डे ऑब्जर्व करते हैं कि लिटरेसी की क्या इंपॉर्टेंस है, शिक्षा की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ्स में, उसके लिए इस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं। इस बार की थीम क्या है इसमें? ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस। इसके अलावा ना 2 डेज और थे, क्योंकि आज 10th है ना, तो 9th सितंबर को 9th को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड ईवी डे। वर्ल्ड ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल डे। ठीक है, वर्ल्ड ईवी डे में ईवी की क्या इंपॉर्टेंस है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, इन्वायरमेंट को थोड़ा और इन्वायरमेंट के टुवर्ड्स अच्छे स्टेप्स लेने के लिए, कि अभी जो है ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है। मतलब ट्रांसपोर्टेशन का जो पोल्यूशन होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा एक नंबर रहता है ऐसा, जो हमारी एयर पोल्यूशन वगैरह को या इन्वायरमेंट को डैमेज करने के लिए बहुत एक बड़ा रोल प्ले करता है। तो अगर हम बाकी किसी भी फ्यूल से चलने वाली व्हीकल्स को रिप्लेस कर देते हैं ईवी से, तो वो एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। इसकी थीम क्या है इस बार की? इतनी थीम नहीं है इसकी कोई, इस वाले की कोई थीम नहीं है। ये आपका फर्स्ट ऑब्जर्व हुआ था 2020 में। ठीक है, और इस बार इसका 3rd एडिशन था। ठीक है, वर्ल्ड ईवी डे, ये याद रखना है आपको। और 10th सितंबर को यानी आज के दिन हम लोग वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ऑब्जर्व करते हैं। सुसाइड प्रिवेंशन डे। ठीक है, मतलब इसमें लोगों में अवेयरनेस स्प्रेड करना इसका मेन पर्पस रहता है कि सुसाइड ना करें, और सुसाइड करने से कितने कितने हार्म्स हो सकते हैं, या लोगों को मेंटली थोड़ा स्टेबल बनाना, उनको प्रॉपर गाइडेंस देना हर एक चीज़ से लेकर उनकी काउंसलिंग वगैरह होना, ताकि उनकी मेंटल स्टेट इस तरह की रहे कि वो सुसाइड वगैरह की तरफ ना जाएं। ये इस डे का पर्पस रहता है। और इसकी थीम थी इस बार की क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। ये आप लिख लेना खुद ही, क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रोटेक्शन डे की थीम थी। ओके, ये आपके 2 डेज थे जो मैंने अभी पढ़े हैं। तो फिर ये हमने पीपीटी में, जो वाली पीपीटी होगी जो हम उसमें ऐड करेंगे टेलीग्राम पे, वहाँ पर हम इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, अभी के लिए आप ये देख लो 9th सितंबर को वर्ल्ड ईवी डे होता है, 10th को वर्ल्ड सुसाइड प्रोटेक्शन डे होता है। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर कमीशन्ड इन कोची?
इंडिया का पहला जो स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है वो कमीशन कर दिया गया है कोची में, तो उसका नाम पूछा है आपसे, और ये इंडिया का फर्स्ट है तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका नाम क्या है? INS विक्रांत। आपने पहले भी सुना होगा, ये पहले भी एक INS विक्रांत था 1961 में शायद, वो भी एयरक्राफ्ट कैरियर ही था, बट वो इंडिया ने नहीं बनाया था, वो आधा जो आपकी रॉयल नेवी है, ब्रिटिश नेवी है, उन्होंने आधा बनाया था, और उसके बाद वर्ल्ड वॉर के टाइम पे वो जितना बना था आधा अधूरा उसको हम यहाँ ले आए थे, तो हमने बाकी का उसको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया था, बट वो टोटली इंडिया में कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ था। तो अगर ये देखें हम कि फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो INS विक्रांत है, ये वाला, ठीक है। अब इसकी थोड़ी डिटेल्स देखते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने इसको कमीशन किया है कहाँ पर? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, कोची, केरला में, ठीक है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने ही इसको बनाया है और वहीं पे इसको कमीशन किया है, ओके। डिज़ाइन किसने किया है इसको? अब बनाया किसने है वो अलग है, डिज़ाइन किसने किया है वो अलग है। डिज़ाइन किया है इसको इंडियन नेवी का ही है, वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो, WDB भी कहते हैं इसको, वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने इसको डिज़ाइन किया है, और बनाया किसने है? CSL ने, ओके। इसमें इतना याद रखना है कि डिज़ाइन उन्होंने किया, बनाया उन्होंने है आपका कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने, और कमीशन भी ये वहीं पर ही हुआ है केरला में, ठीक है। नेक्स्ट है कि ही ऑल्सो अनवील्ड दी न्यू नेवल एनसाइन निशान। निशान नाम का भी एक सिंबल था जो वहाँ पर उन्होंने एनग्रेव किया है उस आपके एयरक्राफ्ट कैरियर में, जो कि डेडिकेट किसको किया गया है? छत्रपति शिवाजी को। ये जस्ट एक बेसिक इन्फो था, इस वाले पॉइंट को वैसे आप स्किप भी कर सकते हैं, बट अगर पढ़ भी लोगे तो भी कुछ नहीं है। निशान जो है वो किसको डेडिकेट किया गया है? छत्रपति शिवाजी को, ठीक है। और ऑल्सो केरला की न्यूज़ थी, तो मोदी जी ने क्या किया है कि एक फाउंडेशन स्टोन भी रखा है केरला में 4500 करोड़ तक की रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए या मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। कहाँ पे होंगे ये प्रोजेक्ट्स? केरला में ही होंगे, कोची केरला में ही आपका एयरक्राफ्ट कैरियर हुआ। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है कि जहाँ पे मतलब एक सी में या ओशंस में बड़ा सा एक बेस प्रोवाइड करते हैं, जहाँ से जो प्लेन्स वगैरह हैं उनको एक सरफेस मिल जाती है टेक ऑफ करने के लिए, ठीक है, उसको बोलते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने अलग अलग इकोनॉमीज़ को जज किया है, एक रैंक दी है, तो उसमें से हमें पूछा है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन सी है जो अभी तक की रही है, कौन सी? US इसका आंसर। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो है आपकी फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद चाइना है सेकंड नंबर पे, थर्ड पे जापान है, ठीक है, फोर्थ पे आई गेस जर्मनी है, फोर्थ पे जर्मनी है, फिफ्थ में इसमें इंडिया आ गया है। ये आपको याद रखना है, इंडिया जो है वो वर्ल्ड्स फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है इस लिस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ब्लूमबर्ग के अकॉर्डिंग इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है पूरे वर्ल्ड की, और सिक्स्थ पे यूके है, यूके को सरपास किया है इंडिया ने, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा डिटेल्स देखेंगे हम कि ब्लूमबर्ग ने बताया है, इन्होंने GDP के अकॉर्डिंग जज किया है, ये पूरा इंडेक्स जो है इन्होंने GDP के अकॉर्डिंग बनाया, तो इसमें इन्होंने कहा है कि इंडिया ने यूके को भी ओवरटेक कर लिया है और फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है इंडिया, ठीक है। इससे पहले अगर 10 साल पहले की रिपोर्ट देखें तो इंडिया जो है वो 11वें नंबर पे था और यूके फिफ्थ था, ठीक है। अब इंडिया फिफ्थ हो गया है, यूके सिक्स्थ पे है। The Indian economy on the other hand is forecast to grow more than 7% this year. इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ कितनी सस्पेक्ट की गई है इस ईयर के लिए? 7% इस ईयर के लिए इंडिया की जो ग्रोथ है वो रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच स्टेट हैज टॉप्ड इन टर्म्स ऑफ टोटल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पोषण स्कीम अकॉर्डिंग टू द फोर्थ प्रोग्रेस रिपोर्ट रिलीज बाय नीति आयोग। नीति आयोग ने पोषण स्कीम की एक रिपोर्ट निकाली है, फोर्थ प्रोग्रेस रिपोर्ट है कि मतलब कितना प्रोग्रेस किया है बाकी स्टेट्स ने इस स्कीम को अपनी स्टेट्स में इम्प्लीमेंट करने के लिए, कितनी अच्छी इम्प्लीमेंटेशन हुई है किस स्टेट में इस स्कीम की। इसके लिए तो ये पूछा गया कि कौन सी स्टेट ने टॉप किया है इसकी इम्प्लीमेंटेशन में, तो इसमें टॉप किया है महाराष्ट्र ने, ठीक है, महाराष्ट्र ने ही इसमें टॉप किया है। नीति आयोग की भी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इन्होंने रिलीज़ की है ये फोर्थ प्रोग्रेस रिपोर्ट। पोषण की भी आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। पोषण क्या है? प्राइम मिनिस्टर्स ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन,
न्यूट्रिशन की ही एक स्कीम है, पोषण जैसे न्यूट्रिशन को ही बोलते हैं, तो वही न्यूट्रिशन बेस्ड ही स्कीम है, पर पूरा आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, पीएम्स ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन अभियान, पोषण अभियान है ये पूरा, ठीक है। तो इनकी रिपोर्ट जो थी उसका टाइटल भी हम देख लेंगे एक बार, क्या टाइटल था इस रिपोर्ट का, प्रिजर्विंग प्रोग्रेस ऑन न्यूट्रिशन इन इंडिया, पोषण अभियान इन पैंडेमिक टाइम्स, ये जो है इसकी रिपोर्ट का नाम था। नाम वैसे इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इसमें टॉप किसने किया है, ठीक है। तो इसमें महाराष्ट्र ने टॉप किया है, फर्स्ट पे महाराष्ट्र है, सेकंड पे आंध्र प्रदेश है, इसमें थर्ड पे गुजरात है, ठीक है। और ये लार्जेस्ट स्टेट्स के डाटा के अकॉर्डिंग है। अब ये याद रखना है कि क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा सकता है कि स्मॉलर स्टेट्स में किसने टॉप किया है, तो स्मॉलर स्टेट्स में इसमें सिक्किम ने टॉप किया है, ठीक है। स्मॉलर स्टेट्स में सिक्किम ने टॉप किया है और लार्जेस्ट स्टेट्स में महाराष्ट्र ने टॉप किया है। सिक्किम को किसने फॉलो किया है, मेघालय, त्रिपुरा और गोवा ने। सेकंड पे ये है, थर्ड पे ये है, फोर्थ पे ये है। आपको फर्स्ट 3 भी पता उतना भी सफिशिएंट रहेगा, या खाली स्मॉलर और लार्जेस्ट स्टेट्स में टॉप कौन सी स्टेट्स कर रही हैं वो भी पता होना चाहिए। तो महाराष्ट्र लार्जर में है और सिक्किम स्मॉलर स्टेट्स में टॉप कर रही है इसमें, ठीक है। सबसे ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट इन्होंने किया है अपनी स्टेट में इस पोषण स्कीम को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वेयर इज़ दी 36th नेशनल गेम्स गोइंग टू टेक प्लेस, जो इंडिया में 36th नेशनल गेम्स होने जा रही हैं वो कहाँ पर होने जा रही हैं, तो वो गुजरात में होंगी, ठीक है। गुजरात की अलग अलग सिटीज़ इसके लिए चूज़ की गई हैं, 6 सिटीज़ हैं गुजरात की जहाँ पर ये ऑर्गेनाइज करवाने जा रहे हैं 36th नेशनल गेम्स को, ठीक है। 6 सिटीज़ कौन कौन सी है, एक बार सिर्फ नाम देख लेना है आपने इसका, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर, ये होंगी। और अपार्ट फ्रॉम दैट ये 6 सिटीज़ के अलावा इनका एक इवेंट है जो आपका ट्रैक साइकिलिंग इवेंट रहेगा, वो न्यू दिल्ली में होगा। सिर्फ वो एक इवेंट न्यू दिल्ली में होगा, बाकी पूरे के पूरे नेशनल गेम्स जो हैं वो होंगे गुजरात में, ठीक है। इस 36 नेशनल गेम्स की थीम क्या है, सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स, सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स, हमने पढ़ा भी है ये पहले। मैस्कॉट भी इसका रिलीज़ कर दिया, अमित शाह जी ने इसका मैस्कॉट रिलीज़ किया है। क्या नाम है मैस्कॉट का, सावज, सावज नाम है मैस्कॉट का। सावज जो है वो गुजराती में लायन के कब को कहते हैं, लायन के बच्चे को कहते हैं सावज, ठीक है। तो वही मैस्कॉट है इसका। और अगर हम बात करें पिछली बार के नेशनल गेम्स की, जो 35th एडिशन थी नेशनल गेम्स की, वो कब हुई थी, 2015 में। कहाँ पर, केरला में, ठीक है। 2015 में हुई थी केरला में, ये आपको याद रखना। 2015 के बाद अब हो रही है 2022 में 36th एडिशन गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू स्कीम अनाउंस्ड बाय पीएम मोदी टू अपग्रेड 14,500 स्कूल्स। पीएम मोदी जी ने एक और नई स्कीम जो है अनाउंस कर दी है, जिसमें 14,500 नए ऐसे स्कूल्स होंगे जिनको अपग्रेड किया जाएगा। नए स्कूल्स नहीं होंगे, 14,500 स्कूल्स को अपग्रेड किया जाएगा, मतलब उनको आजकल की टेक्नोलॉजी वगैरह के हिसाब से या मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से उनको अपग्रेड किया जाएगा, ठीक है। तो उस स्कीम का नाम पूछा है आपसे यहाँ पे कि क्या नाम है स्कीम का। इस स्कीम का नाम है पीएम श्री योजना, ठीक है। पीएम श्री योजना, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पीएम श्री योजना लॉन्च की गई है। पीएम मोदी जी ने ये जो स्कीम है ये है कौन सी, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब पूरा इसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्पॉन्सर करने जा रही है, सारी इसकी फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, श्री की क्या फुल फॉर्म है, पीएम श्री की मतलब प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, पीएम श्री योजना ये है, ये लॉन्च की गई है ताकि 14,500 स्कूल्स जो इंडिया में हैं उनको डेवलप और अपग्रेड किया जा सके। अब अपग्रेडेशन कैसी होगी, इसमें मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा और बढ़ाया जाएगा या इक्विप किया जाएगा, जिधर नहीं है जिन स्कूल्स में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर वो प्रोवाइड किया जाएगा उधर। तो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या होता है कि मतलब लैब्स प्रोवाइड करवाना, स्मार्ट क्लासरूम्स प्रोवाइड करवाना, प्रोजेक्टर्स वगैरह, और लाइब्रेरीज़ प्रोवाइड करवाना, या जिन भी स्कूल्स में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं है वहाँ वो देना, आर्ट रूम्स वगैरह प्रोवाइड करवाना, तो इन सब को बोलते हैं मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सारी फैसिलिटीज़ सारे स्कूल्स में, इन 14,500 स्कूल्स में होंगी। इसके लिए ये स्कीम पीएम श्री लॉन्च की गई है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है इसमें कि दी स्कूल्स विल ऑल्सो बी डेवलप्ड एज ग्रीन स्कूल्स। अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन स्कूल्स को ग्रीन स्कूल्स के तौर पे भी डेवलप किया जाएगा। ग्रीन स्कूल्स का क्या मतलब होता है कि इधर वाटर कंजर्वेशन भी होगी, इन स्कूल्स में वाटर को भी कंजर्व किया जाएगा, वेस्ट की रिसाइकलिंग की जाएगी, ठीक है। एनर्जी एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा यहाँ पर, जैसे सोलर पैनल वगैरह से वहाँ पर लाइट आ रही होगी, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल इन करिकुलम,
ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल को अपनाया जा सके, ये भी इनको इनके करिकुलम के साथ ही सिखाया जाएगा, ठीक है, कि मतलब नेचुरल प्रोडक्ट्स को ज़्यादा यूज़ करो, केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स को यूज़ करो, ताकि वो हमारी एनवायरनमेंट के लिए भी बेनिफिशियल हो सके, ठीक है। तो ये इसका मेन पर्पज़ है PM श्री योजना, जो 14,500 स्कूल्स को थोड़ा और डेवलप और इक्विप करने के लिए मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ये जो स्कीम है ये लॉन्च की है PM मोदी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड छाता स्कीम टू इम्प्रूव ग्राउंड वाटर टेबल। फॉलोइंग में से किसी एक स्टेट ने एक छाता स्कीम लॉन्च की है ताकि ग्राउंड वाटर का बेटर यूज़ हो सके, ठीक है। तो किस स्कीम ने की है ये? उड़ीसा ने। किस स्टेट ने किया? उड़ीसा ने, ठीक है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की है, छाता स्कीम, ठीक है। छाता की क्या फुल फॉर्म है यहाँ पे? कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्विफर। कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्विफर। अब एक्विफर वो होता है जो एक प्लेस है जहाँ पर ये सारा रेन वाटर का जो पानी है वो रेन वाटर जो होगा वो इकट्ठा हो जाएगा, जमा हो जाएगा, ताकि फ्यूचर में उसको यूज़ किया जा सके, ठीक है। तो ये स्कीम लॉन्च की गई है, इसमें अभी इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है? 270 करोड़ रुपीज़ की इसमें इन्वेस्टमेंट हुई है, और साथ में ये इम्प्लीमेंट करने वाले हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ही एक तरीका हुआ, ठीक है। तो वो और ज़्यादा हो सके वहाँ पर उड़ीसा में, इसके लिए ये स्कीम छाता स्कीम लॉन्च की गई है। दी टारगेट ऑफ द स्कीम हैज़ बीन सेट टू हार्वेस्ट 373.52 करोड़ लीटर्स ऑफ वाटर इन 5 years, ठीक है। ये आपको पता लगी गया होगा कि इतना तक पानी जो है वो सेव किया जा सके 5 सालों के अंदर अंदर, इसके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। और इसमें हर साल 54 करोड़ रुपीज़ जो हैं वो स्पेंड होने वाले हैं, ठीक है। उड़ीसा गवर्नमेंट विल प्रोवाइड अ सब्सिडी ऑफ 50%, ये याद रखना है आपको, एक सब्सिडी भी दी जा रही है इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अगर कोई भी लोग हैं जो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे होते हैं तो उनको 50% की जो है वो सब्सिडी देगी सरकार, ठीक है। 50% मतलब कि 55,000 की जो है इनको सब्सिडी मिलने वाली है, ताकि इस स्कीम की और ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस स्कीम को अपनाएं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि विच बैंक हैज़ अनवील्ड बैंक ऑन व्हील्स इन गुजरात। अभी बैंक ऑन व्हील्स वाला इनिशिएटिव दोबारा किसी एक बैंक ने चलाया है गुजरात में, तो कौन से बैंक ने चलाया है ये देखते हैं पहले। HDFC बैंक ने इसको इंट्रोड्यूस किया है गुजरात में, ठीक है। HDFC बैंक जो है, HDCF गलत लिखा है, HDFC बैंक है। HDFC बैंक ने इसको चलाया है बैंक ऑन व्हील्स को गुजरात में। बैंक ऑन व्हील्स वो होता है कि मतलब जहाँ पर ऐसे जो रूरल एरियाज़ होते हैं जहाँ पे बैंक्स वगैरह नहीं होते फिजिकल फॉर्म में, उनकी क्योंकि ब्रांच नहीं होती है वहाँ पर, तो वहाँ बैंक को व्हील्स पे, मतलब कि एक आपकी मोबाइल बैंक्स कह सकते हैं उसको, कि एक व्हीकल में आपकी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाएंगी अलग अलग रूरल एरियाज़ में जाके, तो वो होता है बैंक ऑन व्हील्स। वो HDFC बैंक ने चलाया है गुजरात में। इसकी थोड़ी डिटेल्स देखेंगे। HDFC Bank introduces its rural banking business, Bank on Wheels, in the village of Koteshwar near Ahmedabad in Gujarat as an initiative to offer banking services in unbanked areas around Ankleshwar. ये मैं आपको सारा बता ही चुकी हूँ कि बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करवाने के लिए जहाँ पर भी ऐसी एरियाज़ हैं जहाँ पर बैंक्स वगैरह नहीं है फिजिकल फॉर्म में, वहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए ये बैंक ऑन व्हील्स जो है वो HDFC बैंक ने चलाया है। वैसे ये कोई भी बैंक चला सकते हैं, और भी बैंक्स हैं, ICICI वगैरह ने भी इनको इंट्रोड्यूस किया था बैंक ऑन व्हील्स को, बट अभी फ़िलहाल गुजरात में HDFC बैंक ने ये चलाया। बैंक ऑन व्हील्स कैन गो टू डिस्टेंट विलेजेस पोजीशनड 10 से 25 किलोमीटर अवे फ्रॉम दी क्लोजेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ एडिशनल एक्सेसिबिलिटी। मतलब कि जहाँ पे बैंक्स हैं उससे 10 से 25 किलोमीटर तक की जो एरियाज़ हैं वहाँ पर ये बैंक ऑन व्हील्स जाते हैं, ताकि वहाँ पर भी जो बैंकिंग सर्विसेज हैं उनको पहुँचाया जा सके। इसके साथ एक और एडिशनल न्यूज़ थी कि HDFC बैंक है जो वो पहला ऐसा बैंक बन गया है जिन्होंने अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी की जो वो है मटेरियल है उसको गुजराती लैंग्वेज में भी इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। गुजराती लैंग्वेज में भी इंट्रोड्यूस करने वाली जो अपना सारा इनका फाइनेंशियल लिटरेसी का, मतलब कि फाइनेंस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं, ये एक कोई भी इनका मटेरियल वगैरह रहता है, ब्रोशर्स वगैरह रहते होंगे, उनको गुजराती लैंग्वेज में प्रोवाइड करवाने वाले पहला बैंक बना है HDFC बैंक, ठीक है। तो ये लैंग्वेज आपको याद रखनी है और बैंक का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु हैज़ बीन कॉन्फर्ड विद दी 31st व्यास सम्मान फॉर हिज लिटरेरी वर्क। 31st व्यास सम्मान किसको मिला है अपने काम के लिए? तो वो मिला है यहाँ पर डॉक्टर असगर वजाहत को, ठीक है। इस बार का जो व्यास सम्मान है वो मिला है डॉक्टर असगर
वजाहत को, ये एक हिंदी राइटर हैं। 31st व्यास सम्मान वॉज कॉन्फर्ड टू रिनाउंड हिंदी राइटर डॉक्टर असगर वजाहत इन न्यू दिल्ली। ही वॉज सिलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस अवार्ड फॉर हिज प्ले महाबली। अब आपको ये याद रखना है, एक जो ऑथर हैं, जो राइटर हैं, उनका नाम याद रखना है डॉक्टर असगर वजाहत, ठीक है। कौन सा ये व्यास सम्मान है? 31st व्यास सम्मान दिल्ली में मिला है डॉक्टर असगर वजाहत को। किसके लिए? इनका एक प्ले है महाबली के नाम से, तो उस प्ले के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। और ये प्ले मेन फोकस किस पे कर रहा है? अकबर और तुलसीदास का, जो मुगल एम्परर हैं अकबर और पोएट जो थे तुलसीदास, उनके ऊपर फोकस है ये प्ले, ठीक है। ये सिर्फ एक बार पढ़ लोगे उतना काफ़ी है, मतलब जस्ट इन केस आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए। अदरवाइज आपको सिर्फ प्ले का नाम और जो राइटर हैं उनका नाम और व्यास सम्मान मिला है कौन से वाला? 31st, इतना याद रखना सफिशेंट होगा इस पूरे क्वेश्चन में, ठीक है। बाकी एक बार हम ये भी देख लेंगे कि ये फर्स्ट टाइम किसको मिला था। इनॉग्रल जो ये सम्मान है, अवार्ड है, ये किसको मिला था? रामविलास शर्मा को मिला था, ठीक है। उनका काम भी देख लेंगे एक बार। भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, ये इनका काम था जिसके लिए मतलब इनको ये अवार्ड मिला था। पहली बार मिला था कब? 1991 में, ठीक है। पहली बार मिला था रामविलास शर्मा को 1991 में। और अगर हम जैसे ये 31st है, इससे पहले वाला किसको मिला था वो भी देख लें एक बार। 30th जो मिला था वो किसको मिला था? प्रोफेसर शरद पगारे को। शरद पगारे को मिला था। इनकी एक नॉवल थी पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी, ठीक है। तो इसके लिए मिला था इनको ये 30th व्यास सम्मान। और 31st मिला है असगर वजाहत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि विच कंट्री टॉप द रैंकिंग ऑफ UNDP's 2021 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉलोइंग में से कौन सी कंट्री ने UNDP का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है उसको टॉप किया है? UNDP पता नहीं, UN डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसमें जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है उसको टॉप किसने किया इस बार? स्विट्ज़रलैंड ने, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पे नॉर्वे है, थर्ड पे आपका आइसलैंड है, ओके। इसकी डिटेल्स देखते हैं थोड़ी सी। एज पर द UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का नाम भी हमें बताया गया है। क्या है नाम इसका? अनसर्टेन टाइम्स अनसेटल्ड लाइव्स शेपिंग आवर फ्यूचर इन अ ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड, ये रिपोर्ट का नाम है। नाम जानना इतना ज़रूरी नहीं आपके लिए, सिर्फ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एक आई है UNDP की, जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है पहले ये देख लेते हैं। वो तो हमने देख लिया कि टॉप किसने किया, स्विट्ज़रलैंड ने किया है। इंडिया की क्या रैंक है इसमें? 132nd रैंक है इंडिया की इस बार अमंग 191 कंट्रीज़। टोटल 191 कंट्रीज़ का ये डाटा था जिसमें इंडिया की रैंक 132nd है, ठीक है। और अगर हम बात करें पिछली बार की, तो पिछली बार जो 2020 वाली जो रिपोर्ट थी उसमें इंडिया 131st रैंक पे था जब 189 कंट्रीज़ थी, तो 131st रैंक पे था। अब 191 कंट्रीज़ हैं तो 132nd रैंक पे, ठीक है। ये जो इंडेक्स है इसको टॉप किसने किया? अभी हमने पढ़ा स्विट्ज़रलैंड ने इसको टॉप किया है। सेकंड पे इसमें नॉर्वे है और थर्ड पे इसमें आइसलैंड है। ये आपको ये वाला याद रखने की ज़रूरत नहीं आपको, ठीक है, कि कितने कितने पॉइंट्स रहे हैं इनके। बस ये याद रख लेना कि इंडिया इसमें 132nd रैंक पे है, टॉप इसको स्विट्ज़रलैंड ने किया है, ठीक है। और इस बार टोटल कंट्रीज़ कितनी थी? 191 कंट्रीज़ का सर्वे था इस बार का, ओके। अब पॉइंटर्स देखेंगे। पॉइंटर्स आज के हैं। रिलायंस जियो इज सेट टू लॉन्च वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 5G सर्विसेज बाय दिवाली या बाय अक्टूबर एंड, इस साल के अक्टूबर 2022 तक, बाय द एंड ऑफ अक्टूबर रिलायंस जियो जो है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट 5G सर्विसेज इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको कंपनी का नाम याद रखना है कि एयरटेल वगैरह नहीं, जियो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट 5G सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं। कब तक? अक्टूबर 2022 तक। नेक्स्ट है कि यूडाई जो है आपकी उन्होंने टॉप किया है अमंग ऑल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स इन रिजॉल्विंग पब्लिक ग्रीवेंसेस ड्यूरिंग अगस्त 2022। इस न्यूज़ में क्या ऐसे इतना है कि जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो आधार कार्ड वगैरह वो करती है, जनरेट करती है या अलॉट करती है लोगों को, उस एक इंस्टीट्यूट ने टॉप किया इस बार सारे मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स में। किस चीज़ में टॉप किया है? जितने भी लोगों की कोई शिकायतें वगैरह आई हैं उनको रिजॉल्व करने में, ठीक है, पब्लिक ग्रीवेंसेस को रिजॉल्व करने में टॉप किया है। अगस्त 2022 में जितनी भी ग्रीवेंसेस आई थी, जितनी भी शिकायतें आई थी लोगों की, उसको सॉल्व करने में टॉप किया है यूडाई ने,
यूडाई आपकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है आरबीआई लॉन्चेस पायलट प्रोजेक्ट फॉर डिजिटलाइजेशन ऑफ लेंडिंग अंडर किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम इन एमपी एंड तमिलनाडु। आरबीआई ने एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है ताकि जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम होती है उसमें जितनी भी लेंडिंग हम करेंगे, जितनी भी लेंडिंग बैंक्स करेंगे उसको उसमें डिजिटलाइजेशन लाने के लिए, ठीक है, मतलब डिजिटल फॉर्म में ही वो लेंडिंग हो सके, इसके लिए आरबीआई ने एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंडर और ये लेंडिंग, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और कहाँ पर ये किया है पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट, ये भी याद रखना है आपको। 2 स्टेट्स में किया है, मध्य प्रदेश में और तमिलनाडु में, ठीक है। मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में किसान क्रेडिट कार्ड के अंडर जितनी भी लेंडिंग होती है उसको डिजिटलाइज करने के लिए आरबीआई ने पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। नेक्स्ट पॉइंट है रिनाउंड इंडियन कार्डियक सर्जन जो हैं उपेंद्र कौल, डॉक्टर उपेंद्र कौल ने एक बुक लिखी है जिसका क्या नाम है, व्हेन द हार्ट स्पीक्स मेमोरीज ऑफ अ कार्डियोलॉजिस्ट। इन्होंने एक ऐसी बुक लिखी है, बस आपको बुक का नाम याद रखना है, ऑथर का नाम याद रखना है। नेक्स्ट है रिनाउंड हिस्टोरियन एंड स्कॉलर शेख अली साहब पास्ट अवे। सिर्फ याद रखना है कि हिस्टोरियन और स्कॉलर थे शेख अली साहब, इनकी डेथ हो चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी, ये इंडिया से बिलोंग करते हैं, इन्होंने 28th अबू धाबी मास्टर चेस टूर्नामेंट जो है वो जीत लिया है, ठीक है, ये याद रखना है आपको, अर्जुन एरिगेसी। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडियन ओरिजिन के लक्ष्मण नरसिम्हन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। इंडियन ओरिजिन जो लक्ष्मण नरसिम्हन हैं वो नए सीईओ बन जाएंगे स्टारबक्स के, ठीक है। स्टारबक्स के नए सीईओ बने हैं लक्ष्मण नरसिम्हन। किसको रिप्लेस किया है, हार्वर्ड शिल्ड्स को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा डिजाइन द फर्स्ट बायो विलेजेस इन इंडिया। त्रिपुरा ने, सिर्फ इतना याद रखना है कि त्रिपुरा ने फर्स्ट बायो विलेजेस इंट्रोड्यूस की हैं इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द होली सिटी ऑफ उत्तराखंड में हरिद्वार जो है उसको सिलेक्ट किया गया है इंडिया का बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बाय नीति आयोग। बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बाय नीति आयोग बनाया गया है हरिद्वार को, ठीक है। किस लिए, इनके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की थीम के लिए। थीम बस इतनी याद रख लेना कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर थीम के लिए इनको ये अवार्ड मिला है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया का, बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया का, ठीक है। हरिद्वार को मिला ये अवार्ड, किसने दिया है, नीति आयोग ने दिया है। नेक्स्ट है कि L&T जो लार्सन एंड टूब्रो हैं उन्होंने बिल्ड किया है इंडिया का फर्स्ट 3D पोस्ट ऑफिस। और कहाँ पर है ये पोस्ट ऑफिस, बेंगलुरु कर्नाटका में, ठीक है। इसको सिर्फ ये ऐसे पॉइंटर्स हैं जो आपको एक बार पढ़ने हैं, काफ़ी होगा, आपको याद रह जाएगा कि L&T ने बिल्ड किया है फर्स्ट 3D पोस्ट ऑफिस कहाँ पर, बेंगलुरु कर्नाटका में। नेक्स्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल इकोनॉमिक एंड इंश्योरेंस आउटलुक रिपोर्ट, इंडिया विल एमर्ज एज द 6th लार्जेस्ट इंश्योरेंस मार्केट बाय 2032। बाय द ईयर ऑफ 2032 इंडिया जो है वो 6th लार्जेस्ट इंश्योरेंस मार्केट बन जाएगा पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है NPCI या जो आपका नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने डायरेक्ट किया है ऐप्स को ताकि वो प्लेटफॉर्म फीस लेना बंद कर दें। जैसे अभी पेटीएम वगैरह में ये कह रहे थे ना कि कोई भी रिचार्ज वगैरह करवाएंगे आप तो वहाँ पे 1 रुपये की डिडक्शन हो रही थी, तो NPCI ने वो मना कर दिया कि अब वो डिडक्शन नहीं होगी, ठीक है। जितने भी भारत बिल पेमेंट सिस्टम के अंडर आते हैं प्लेटफॉर्म्स, वो अब ये प्लेटफॉर्म फीस नहीं चार्ज करेंगे, ये NPCI ने डायरेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट कि ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम विन्स 22nd दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट 2022 का, जिसमें अगर टॉप 10 में देखा जाए तो 7 इंडियन प्लेयर्स हैं, ठीक है। अभी जो हमने पीछे पढ़ा था वो कौन सा था, वो था आपका अबू धाबी वाला। एक है 28th अबू धाबी चेस टूर्नामेंट, वो जीता है अर्जुन एरिगेसी ने, और ये है हमारे पास दुबई वाला। इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है, अबू धाबी का अलग है, दुबई वाला अलग है। 22nd दुबई वाला जो है वो अरविंद चिदम्बरम ने जीता है, या चिदम्बरम ने जीता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मैक्स वर्स्टेपन ने एक और चैंपियनशिप जीती है, एक और ग्रैंड प्रिक्स जीती है, कौन सी, डच ग्रैंड प्रिक्स भी जीती है मैक्स वर्स्टेपन ने। नेक्स्ट पॉइंट है साइरस मिस्त्री, जो एक्स चेयरमैन थे टाटा सन्स के, उनकी डेथ हो गई एक एक्सीडेंट में, तो वो भी आपको याद रखना है, टाटा सन्स के एक्स चेयरमैन रह चुके थे ये साइरस मिस्त्री। नेक्स्ट पॉइंट है द इंडियन सिटीज ऑफ नीलाम्बूर एंड थ्रिसूर इन केरला एंड वरांगल इन तेलंगाना बिकम्स इंडियाज फर्स्ट एंट्रेंस इनटू द यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़। यूनेस्को ने एक लिस्ट तैयार की है, कौन सी लिस्ट है वो, ग्लोबल नेटवर्क्स ऑफ लर्निंग सिटीज़। ऐसी सिटीज़ जहाँ पे ग्लोबल नेटवर्क की लर्निंग वगैरह सारी प्रॉपर हो रही हो, तो उस
एक लिस्ट में, यूनेस्को की इस एक लिस्ट में इंडिया की जो है 3 सिटीज़ आई हैं। 2 सिटीज़ में केरला से हैं, नीलाम्बूर और थ्रिसूर, ये केरला से बिलोंग करती है जो इस लिस्ट में है, और वरांगल जो है वो तेलंगाना से बिलोंग करती हैं, ये भी इस लिस्ट में शामिल हो गई हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट्स टू रीनेम दिल्लीज राजपथ एंड सेंट्रल विस्टा लॉन्स एज कर्तव्य पथ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो दिल्ली का फेमस राजपथ है उसको और सेंट्रल विस्टा लॉन्स को वहाँ पर रीनेम कर दिया गया है, किससे? कर्तव्य पथ से। कर्तव्य पथ बना दिया गया है अब राजपथ को। ठीक है, ये इनॉग्रेट भी कर दिया है मोदी जी ने, और इसके साथ साथ इन्होंने वहाँ पर इंडिया गेट पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक स्टैचू भी जो है वहाँ पे इनॉग्रेट किया है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू है वहाँ पे, और कर्तव्य पथ बना दिया गया है राजपथ को। नेक्स्ट पॉइंट है कि बीसीसीआई ने अनाउंस किया है कि अब उनके जितने भी मैचेस बीसीसीआई के अंडर कंडक्ट होंगे इंडिया में, आपके चाहे वो इंटरनेशनल फॉर्मेट वाले हों या डोमेस्टिक क्रिकेट मैचेस हों, उन सब के जो टाइटल स्पॉन्सर हैं वो कौन बन जाएंगे? मास्टर कार्ड। ये शायद हमने पहले डिस्कस भी किया था। मास्टर कार्ड बन जाएंगे टाइटल स्पॉन्सर, पूरे डोमेस्टिक क्रिकेट मैचेस भी होंगे जो इंडिया में, और जो इंटरनेशनल होंगे वो भी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है उन्होंने अपॉइंट किया है जस्टिस एम दुराईस्वामी को एज द चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया है जस्टिस एम दुराईस्वामी को। और ये जो है मद्रास हाई कोर्ट जो है वो मद्रास के साथ साथ तमिलनाडु और पुडुचेरी का भी जो भी जुडिशियल डिसीजंस होते हैं वो वही लेते हैं, मतलब इनके अपने हाई कोर्ट्स नहीं अलग से, इनके लिए भी मद्रास ही डिसीजन लेते हैं, मद्रास हाई कोर्ट। ठीक है, तो वो भी याद रख लेना। नेक्स्ट पॉइंट है द 7th बाइनियल इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस बेंगलुरु स्पेस एक्सपो। सिर्फ इतना याद रखना कि 7th बेंगलुरु स्पेस एक्सपो जो है वो बेंगलुरु कर्नाटका में हुआ है। कब से कब के बीच में? 5 से 7 सितंबर के बीच में। इसकी एक थीम भी थी, क्या थी? नर्चरिंग द न्यू स्पेस इन इंडिया। नर्चरिंग द न्यू स्पेस इन इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट है अ न्यू आई स्टेम की क्या फुल फॉर्म है? इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज़ मैप इनिशिएटिव। ये एक आई स्टेम इनिशिएटिव है कॉल्ड विमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी या वेस्ट, वॉज लॉन्च्ड बाय डॉक्टर परविंदर मैनी, जो कि साइंटिफिक सेक्रेटरी हैं ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब इसमें सिर्फ इतना याद रखना कि एक आई स्टेम नाम की इनिशिएटिव है जो जितनी भी विमेन इंजीनियरिंग साइंस या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं उनके लिए ये जो प्लेटफॉर्म है ये लॉन्च किया गया है, ये इनिशिएटिव जो है वो चलाया गया है उनके लिए, ताकि उनको इस फील्ड में थोड़ी हेल्प मिल सके। ठीक है, आई स्टेम फॉर विमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड। नेक्स्ट पॉइंट है कि वेस्ट बंगाल हैज़ बीन एक्रेडिटेड द इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2023। वेस्ट बंगाल को इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड मिला है 2023 का फॉर द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर, और ये किसने दिया है ये अवार्ड? पैसिफिक एरिया ट्रैवल राइटर्स एसोसिएशन, PATWA, इस एसोसिएशन ने जो है इसको ये अवार्ड दिया है वेस्ट बंगाल को, इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2023 का। ठीक है, नेक्स्ट है कि लिज ट्रस्ट जो हैं वो यूके की नई प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं। अगला पॉइंट है सुरेश रैना ने रिटायरमेंट ले ली है डोमेस्टिक क्रिकेट से भी और IPL से भी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट्स अप कमेटी टू मॉडरेट गैस प्राइस। अब गैस प्राइस को मॉडरेट करने के लिए, उसको थोड़ा जस्टिफाई करने के लिए या तो उसको थोड़ा मतलब ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी सेट की है। अब कमेटी से ज़्यादा ये ज़रूरी होता है कि उसके हेड कौन है, उसको चेयर कौन कर रहा है, तो इसको चेयर कौन कर रहे हैं? एनर्जी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर किरित एस पारेख, ये इसको हेड कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि पद्मश्री रामचंद्र मांझी जो हैं, जो एक जाने माने भोजपुरी फोक डांसर थे, इनकी भी डेथ हो चुकी है। ये आपकी आज की न्यूज़ थी। अब अगर इसमें आपको कोई डाउट लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आपसे कल मिलूंगी नेक्स्ट क्लास के साथ। बाय।